हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल अनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स से। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं और ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस प्रकार की थ्योरी किसने दी है, ये किसके एजम्पशंस हैं, ये किस थ्योरी के एजम्पशंस हैं, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं, हमने यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आपको टोटल जो वीडियोस मिलती हैं रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में यहाँ पे मिलती हैं, जिसमें कि आपको 110 प्लस वीडियोस मिलती हैं जो कंप्लीट सिलेबस को आपके कवर करती हैं और उससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी अटैच, जिससे कि आप वीडियो के साथ साथ अपने रिवीजन को भी अच्छे से कर पाएँ पीडीएफ्स के थ्रू। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इसमें डिटेल्ड आपको मिलने वाला है। सभी प्रकार के न्यूमेरिकल और थ्योरी सेशन दोनों पार्ट को कवर किया गया है और साथ ही नोट्स आप अपनी कन्वीनियंस के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्यूचर के रेफरेंस के लिए आप उनको रख भी सकते हैं। टू दी पॉइंट इसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फीस काफ़ी रीजनेबल इसके अंदर है जो कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस पे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है 8394948137। फटाफट से इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय। देखिए, सबसे पहला जो बोला गया है कंसेप्ट किसका, कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, सैमुअल्सन ने, स्मिथ ने या प्रोफेसर मार्शल ने। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। दो चीज़ें होती हैं, एक जो प्राइस होता है बेसिकली, जो उसको कंज्यूमर बेसिकली ही इज़ विलिंग टू पे दैट प्राइस। दूसरा प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए 10 रुपये देने को तैयार है, राइट, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको मिल गया बाई चांस 8 रुपीज़ का, तो 2 रुपये जो इसमें बचता है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, राइट। तो इस तरह के जो थ्योरी है, इस कंसेप्ट है, इसको किसने दिया था, तो ये दिया था आपके ऑप्शन नंबर डी है, प्रोफेसर मार्शल ने। तो ये मार्शल के द्वारा दी गई थ्योरी थी, इसके अंदर ये बात की गई थी जो कि हमने डायग्राम के थ्रू भी समझा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटी इज। अब आपसे बोला गया है, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अच्छे से किया था, जिसके अंदर आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक डिमांड, ये सारी सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5। तो उस केस में किस प्रकार की कमोडिटी होनी चाहिए, क्या लग्जरी कमोडिटी होनी चाहिए, नेसेसरी या इन्फीरियर या गिवन गुड्स। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आधे से कम, मतलब आधी यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इस केस में ये आपकी होती हैं ऑप्शन 1 नेसेसरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स क्यों होती हैं, देखिए इसके केस में होता क्या है कि हम लोगों को ये डेली बेसिस पे चाहिए होती है। दूसरी चीज़ कि अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज होगा तो हम बहुत ज़्यादा स्टोर करके, एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सॉल्ट का, नमक का एग्जांपल दिया था कि उसमें हमें डेली बेसिस पे वो चाहिए होता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोगों को चाहिए होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो हम स्टोर करके रख लें, ये नहीं होता। इसलिए इस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड भी नहीं है और बीच का जो सीरीज है वो यहाँ पे आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ द रेयर कॉइन्स द सप्लाई कर्व विल बी। अब यहाँ पे बोला गया है रेयर कॉइन्स के केस में सप्लाई कर्व आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, बैकवर्ड बेंडिंग या फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड। अब देखिए, हर किसी का अपना अपना एक सप्लाई कर्व होता है, डिमांड कर्व भी होता है, सप्लाई कर्व भी होता है। आपसे बोला गया है इसके अंदर कि सप्लाई कर्व ऑफ रेयर कॉइन्स, जो पुराने कॉइन्स होते हैं, इनकी क्या यहाँ पे सप्लाई कर्व होती है। अब सीधी सी बात, इसके अंदर आंसर है वर्टिकल ये होता है। क्यों वर्टिकल होता है इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास में ये कर्व बन गया, राइट, यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सप्लाई की और यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्राइस जब बढ़ते रहता है फिर भी इसकी सप्लाई बेसिकली डिमांड जो है ना यहाँ पे एक ही लेवल पे रहती है। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट एक लेवल पे रहती है, क्योंकि इसको जो बाई करने वाले लोग हैं ना वो लिमिटेड हैं।
क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पुराने कॉइन्स होते हैं या हम लोग आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बोली लगाई जाती है, नीलाम किया जाता है और वो काफ़ी महंगी होती है। तो उस केस में इनकी जो बाई करने की जो कैपेबिलिटी होती है कुछ ही लोगों में होती है। तो उस केस में यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में है, मतलब जो डिमांड बेसिकली डराइव हो रही है वो कुछ लोगों के कारण ही डराइव हो रही है। इसीलिए यहाँ पे प्राइस देखिए अगर इंक्रीज हो भी रहा है, प्राइस अलग अलग लेवल पे जा रहा है, लेकिन फिर भी जो डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं वो डिमांड आपको एक ही पॉइंट पे देखने को मिल रही है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल, राइट। तो ये आपका राइट आंसर इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 द डिमांड कर्व इज। जब आपको बोला गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 1 हो जाए तो आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा। हमने अलग अलग कर्व की बात करी थी, तो इस केस में कैसा कर्व बनेगा ये हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका प्राइस है और ये मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, राइट। तो इस केस में बोला गया है कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। कहने का मतलब क्या होता है इसमें कि हम लोगों ने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। तो इस केस में अगर प्राइस आपका इतना बढ़ता है, राइट, अगर प्राइस अभी इतना है, मान लिया जाए कि डिमांड आपकी इतनी है, ठीक है, इतनी डिमांड आपकी है। जैसे ही प्राइस आपका 1 यूनिट कम होता है डिमांड आपकी 1 यूनिट बढ़ जाती है, और अगर आपका डिमांड 1 यूनिट प्राइस 1 यूनिट कम होती है डिमांड 1 यूनिट और बढ़ जाती है। क्योंकि जो रिलेशनशिप है ना ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्योंकि जैसे जैसे आपके प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी कि आप डिमांड कम करते हैं, और जैसे जैसे आपके प्राइसेस गिरते हैं आप डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। अब जब इस कर्व को हम बनाएं, जैसे ये आपका पहला था, ठीक है, उसके बाद सेकंड में मैंने बोला कि जैसे 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 बेसिकली ये फर्स्ट था आपका, सेकंड में ये था और थर्ड में ये था, ठीक है। तो इस तरह का कर्व यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे अगर कर्व की बात करें तो कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलता है, राइट, ये कर्व आपको देखने को मिलता है। और इस कर्व को यहाँ पे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने आपको बताया भी था, कोर्स के अंदर डिस्कस किया था हमने। तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कुछ इस शेप का कर्व आपको देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ की आपको जितना चेंज इसमें यहाँ पे जैसे आपको इतना प्राइस में अगर चेंज देखने को मिलेगा तो इतना ही आपको डिमांड में चेंज भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये आपका इक्वल टू 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें से कौन सा इसमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल या बैंक लोन। आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो ये हमारे 4 तरह के क्या होते हैं, कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी का पार्ट होता है, दैट्स वाई ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने 2 तरह के लॉ इसके अंदर पढ़े थे। एक तो आपका लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जिसका नाम था, दूसरा था शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर मिल ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर रिकार्डो या प्रोफेसर स्मिथ ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर मार्शल ने। आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो। इसमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो आपकी जीरो नहीं हो सकती है। एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। हर तरह की कॉस्ट की हमने बात करी। कॉस्ट आपको पता है क्या क्या होती है। एवरेज कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं जो क्वांटिटी आपकी प्रोड्यूस हुई है उससे। फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है और मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आपके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू इनपुट, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे सारी कॉस्ट आपकी ये जीरो हो सकती है। एवरेज कॉस्ट भी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो हो सकती है और वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो सकती है। बट फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग किसी गोदाम को किराए में ले रहे हैं, तो अगर हम उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमको रेंट देना है। अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं, हम एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी ये रेंट तो फिक्स है। दैट्स वाई इट नेवर बिकम्स जीरो। तो इसमें सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड रेंट, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन द, यानी कि यहाँ पे आपसे बोला गया है किस
रन में, मेरे का शॉर्ट रन या लॉन्ग रन या वेरी शॉर्ट रन में कहाँ पर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे वेरिएबल मिलते हैं। दो लॉ की जो हमने बात करी थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें हमने बात करी थी सबसे पहली चीज़ तो अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो इसके अंदर हमने कहा था एक फैक्टर आपका एटलीस्ट वेरिएबल होता है और बाकी फिक्स फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर सभी के सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं, मीन्स ये वेरी करते हैं, आपके बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड है। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आपको। द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट, द रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट टू टोटल आउटपुट, द रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट टू टोटल इनपुट। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो हमारे एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उससे हमारी टोटल कॉस्ट में क्या इफेक्ट देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अगर देखेंगे, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन द आउटपुट। हमने जैसे पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, हमने 11 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, तो एक यूनिट की वजह से क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है उसको हम लोग यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हमने अलग अलग तरह की मार्केट सिचुएशंस पढ़ी थी। परफेक्ट कंपटीशन था आपका, मोनोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, ओलिगोपोली थी। तो ये सारे जो है मार्केट की सिचुएशंस होती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का आपको बोला गया है कि कौन सा फीचर है, सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर, होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसके अंदर, क्योंकि होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट पाए जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसके अलावा आपके पास में एंट्री एंड एग्जिट पे कोई बैरियर यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। इसके में प्राइस आपका सेम देखने को मिलता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म द डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट इज। अब यहाँ पे बोला गया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म की बात की गई, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में किसी फॉर्म की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व क्या होगा, इलास्टिक होगा, यूनिट इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको चीज़ों को रटने के बजाय यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट ही आपकी पावर है। इसके अंदर चीज़ों को रटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में अलग तरीके से लागू हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में अलग तरीके से लागू हुआ है, इस तरीके से आप कन्फ्यूजन में आएंगे। तो इसीलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का क्या एस्पेक्ट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म बोला है, तो उसका जो पिक्चर है अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को कैसे देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हम लोगों के पास में क्या होता है, प्रोडक्ट के नेचर सेम होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट अगर हमको एक जगह पसंद नहीं आता तो हम उसको दूसरी जगह से खरीद सकते हैं। हमारे पास क्योंकि मार्केट पूरी एक तरीके की सेम मार्केट है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अगर आपको एक जगह पे प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरी जगह जा सकते हैं। वैरायटी आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस केस में इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। कार्टेल इज द फॉर्म ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कार्टेल का क्वेश्चन आ गया है। कार्टेल हम लोगों ने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, मोनोपोली के अंदर, या डियोपोली, या कल्यूजिव ओलिगोपोली, या नॉन कल्यूजिव ओलिगोपोली। दो तरह की ओलिगोपोली में हमने बात करी थी, एक कल्यूजिव की बात करी थी, एक नॉन कल्यूजिव की बात करी थी। कल्यूजिव के अंदर ही आपका कार्टेल्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देख लीजिए कार मार्केट को, या फिर बाइक के मार्केट को देख लेते हैं, या स्कूटी के मार्केट को देख लेते हैं। अगर आप स्कूटी की बात करते हैं ना, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो स्कूटी के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। क्यों, इसका क्या रीज़न है? अगर फ़र्क रहता तो 2 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क, जो कि बेसिकली अपना खुद का डिस्काउंट फैक्टर है, ये सब कुछ जोड़ के देते हैं। अदरवाइज़ आपको दिखेगा कि चाहे आप होंडा की एक्टिवा ले लें, या चाहे आप उसकी किसी जुपिटर ले लें, चाहे आप कोई और ले लें,
तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है वेरिएंट के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसका कारण है कल्यूसिव ओलिगोपोली, क्योंकि इसके अंदर कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। कार्टल्स का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर्म होना, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो कहते हैं कि कंज्यूमर की वजह से हम लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरी तरफ जो प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक कल्यूसिव ओलिगोपोली का नाम आता है, जिसके अंदर कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो हमारे पास में वेंडर हैं वो यहाँ पे एक कल्यूजन का फॉर्म करते हैं और एक कार्टल्स बनाते हैं कि हम लोग जो मार्केटिंग करेंगे वो आपस में प्राइसेस को आपस में फिक्स करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। सो इसका हो जाएगा कल्यूसिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे देखिए जो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की तो अलग अलग आती है, ग्रोथ डेफिनेशन आती है, वेलफेयर डेफिनेशन आती है, बहुत सारे डेफिनेशन इसके अंदर आती हैं। तो ग्रोथ डेफिनेशन की बात किसने करी थी? तो ये करी थी हमारे एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इसके अंदर एडम स्मिथ सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वेरीज विथ प्राइस। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे आपको फिल करना है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वेरीज, मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड किसकी वजह से वेरी करती है विथ प्राइस, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या प्रोपोर्शनेटली या इनवर्सली। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो सीधी सी बात है डिमांड आप कम करेंगे, तो ये डिमांड आपकी कम हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी प्राइसेस जो होती हैं कम होती हैं तो आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ हम लोग को पता है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? तो ये है आपके पास में इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इन्वर्सली विथ वेरीज इन्वर्सली विथ द प्राइस, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When excess demand occurs in an unregulated market, there is a tendency for। अब यहाँ पे बोला गया है एक्सेस डिमांड की, जो कि अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर बोला गया है। तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या होगी मार्केट की? प्राइसेस बढ़ेंगे, क्वांटिटी सप्लाइज टू डिक्रीज, क्वांटिटी जो सप्लाइड हो रही है वो कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज या प्राइस टू फॉल। सीधी सी बात है, डिमांड अगर ज़्यादा होती है, अगर डिमांड एक्सेस होती है तो सीधी सी बात है प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा, जैसे आपको फेस्टिव सीज़न आ रहा है, अभी आपको पता दीपावली का सीज़न है, तो इस टाइम पे मिठाई की या स्वीट्स की वगैरह सब गिफ्ट्स वगैरह की डिमांड काफ़ी बढ़ती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वहाँ पे प्राइस अपने आप में बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पे डिमांड आपकी कम होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं पाती। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस टू राइज आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है डिमांड ज़्यादा तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स द कंज्यूमर। अब आपको पता है इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिनको हम लोग अपनी इनकम ज़्यादा होने के बाद, प्राइसेस गिरने के बाद भी बाई करना पसंद नहीं करते हैं, दैट आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर परचेज लेस विद द इंक्रीज इन द इनकम, परचेज लेस विद द डिक्रीज इन द प्राइस, और परचेज मोर विद इंक्रीज इन द इनकम, परचेज मोर विद द डिक्रीज इन द प्राइस। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, परचेज लेस विद इंक्रीज इन द इनकम। अब अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो भी रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपकी बाइंग जो बिहेवियर है वो भी बदलना चाहिए, मतलब आप ज़्यादा बाई करने चाहिए। लेकिन ये चीज़, ये जो लॉ है वो इन्फीरियर गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। इन्फीरियर गुड्स के केस में परचेज होता है लेस जब आपकी इनकम बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फॉर्म, इफ इन ए फॉर्म डबल्स ऑल इनपुट्स द आउटपुट डबल्स एज वेल, द फॉर्म इज सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में कुछ यहाँ पे इनपुट्स हैं और आपने इनपुट्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया है, तो आपके जो आउटपुट हैं वो भी क्या हो गए? डबल हो गए। सीधी सी बात है कि आपने इनपुट डबल डाला, डबल आपने लेबर लगा दिया, डबल आपने यहाँ पे कैपिटल लगा दी, जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो आपने डबल कर दिए, तो उससे आपका जो आउटपुट है वो भी डबल हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो सीधी सी बात है, देखिए डबल जितना हमने इनपुट डाला है उतना ही हमें आउटपुट मिला है। सो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एज आउटपुट डिक्री इंक्रीजेज AFC ऑफ ए फर्म। ये AFC का फुल फॉर्म यहाँ पे है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे। एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट, कंटिन्यूसली डिक्लाइन या इनिशियली इंक्रीजेज आफ्टर वर्ड्स डिक्लाइंस। तो सीधी सी बात है, जब हम लोगों ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि बड़े लेवल पे आप लोगों को इनपुट डालना चाहिए, जिससे होगा क्या कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है। एग्जांपल के लिए जब मान लिया जाए कि हमारी एक रेंट है बेसिकली 2000 रुपीज़ है, एक जो गोदाम है मान लिया जाए 2000, तो छोटा सा रेंट है, मैं एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डिजिट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 100 यूनिट प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है? 20 रुपीज़ एक यूनिट की आपकी फिक्स कॉस्ट आती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इसको हम कह सकते हैं, AFC इसको हम लोग कह सकते हैं 20 रुपीज़, राइट। अब हमको क्या करना है इसके अंदर कि आउटपुट इंक्रीज करना है। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियस है कि आपको इनपुट भी तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये 2000 तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, पहले भी थी अभी भी है। अब आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये 200 यूनिट आपने प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए है। यहाँ पे जो 100 यूनिट था, यहाँ पे आपके 200 यूनिट आउटपुट आपका बढ़ गया। तो इस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब आप देखेंगे तो 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती है, यानी कि AFC अब 10 रुपये हो गई। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी राइट आंसर। जैसे जैसे हम लोग इन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं AFC ऑफ द फर्म कंटिन्यूसली डिक्लाइंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म बी मैक्सिमम। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म बी मैक्सिमम, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। AC इक्वल टू MR, AC का फुल फॉर्म है एवरेज कॉस्ट, MR है मार्जिनल कॉस्ट, MC इक्वल टू AR और MC इक्वल टू AR, AC इक्वल टू AR। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होने की चांसेस हैं? तो इसका सही आंसर है वो है MC इक्वल टू MR, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस केस में हम कहते हैं ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर बनेगा और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे पूछा गया है किस टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। ऑप्शनल कॉस्ट दैट हैज़ बीन अवॉइडेड, नेगेटिव कॉस्ट दैट हैज़ बीन सेक्रीफाइड, अकाउंटिंग कॉस्ट दैट हैज़ बीन पेड, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट हैज़ बीन फॉरगन। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जिसमें हमने दो ऑप्शंस हमारे पास में थे लेकिन एक ऑप्शंस को हमने छोड़ दिया, उस ऑप्शंस की जो कॉस्ट होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट हैज़ बीन फॉरगन ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर D इस केस में सही आंसर बनेगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल LAC कर्वेज। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो लॉन्ग टर्म की हमारी कॉस्ट होती है इसके अंदर हमारे पास में जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, LAC का फुल फॉर्म है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो वो किस तरह का देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूज शेप्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस या पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये हमने कोर्स में भी बात करी थी कि जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तब हमको कर्व कैसा देखने को मिलता है और लॉन्ग रन के अंदर हमको कैसा देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का कर्व हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा जो कि ऐसा कुछ आपको दिखता है, ठीक है। तो ये कर्व आपको देखने को मिलता है, तो ये यू शेप्ड कर्व यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर B इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यू शेप्ड कर्व आपको दिखेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPEC इज एन एग्जांपल ऑफ द। OPEC के बारे में आपसे पूछा गया है कि OPEC क्या है। OPEC बेसिकली यहाँ पे समझ लेते हैं। OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि ये बेसिकली एक एसोसिएशन है जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक कार्टल्स फॉर्म किए जाते हैं। तो कार्टल हमारा होता है ओलिगोपोली के फॉर्म में, ओलिगोपोली में कार्टल फॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर D। तो OP के एग्जाम्पल है किसका, कार्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डैश इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। हमारे पास लॉ ऑफ कंजम्पशन दो तरीके के होते हैं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, एक सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन हमारा होता है लॉ ऑफ DMU जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा
ये तो आपके पास में हो गया लॉ ऑफ DMU, एक हमारे पास में होता है लॉ ऑफ EMU, तो ये सेकंड लॉ होता है, और फर्स्ट लॉ हमारे पास में होता है लॉ ऑफ DMU यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रिलेटेड टू डैश ओनली। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किस चीज़ से रिलेटेड है? लॉन्ग रन से है, शॉर्ट रन से है, वेरी लॉन्ग रन या वेरी शॉर्ट रन? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आपका होता है शॉर्ट रन से रिलेटेड। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल आपके लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स। आपको पता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दो तरह के कर्व होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके के डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमारा होता है डिमांड कर्व। लेकिन अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस तरीके से ये दोनों कर्व यहाँ पे होते हैं, तो ये अपवर्ड यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर ए सप्लाई कर्व। ओके, तो नेक्स्ट है आपके प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी है उससे रिलेटेड है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग ए, यानी कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो मेन जिसके अंदर हम बात करते हैं ना कि वैसे वर्षा जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो एक स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर हम इनिशियली क्या करते हैं, लो प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लो प्राइस पहले रखते हैं, फिर हम लोग बाद में जैसे मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, मार्केट को समझते हैं और अपने कस्टमर बनाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, हाई प्राइस से चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्कीमिंग के अंदर हम लोग बात करें, इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ पे हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है जब तक हमारा कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर कम है, कोई कॉम्पिटिटिव वहाँ पे नहीं है, तो उस केस में हम लोग तब तक हाई प्राइसेस के थ्रू अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ कर लें। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर हम लोग को बाद में प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग फॉलो करते हैं लो प्राइस को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the price of the complementary product falls the demand for the other product will be। अब यहाँ पे दो तरह के आपको गुड्स देखने को मिलते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखने को मिलते हैं, एक आपको इसके अंदर सप्लीमेंट्री गुड्स देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोनों मिलके, जैसे ए गुड्स ये है, बी गुड्स दूसरा है, ये दोनों मिलके एक कंप्लीट प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि सी है। जैसे आपको यहाँ पे मान लिया जाए ए को हम लोग मानते हैं पेट्रोल और बी को हम लोग मानते हैं कार, तो ये आपका ड्राइव कर सकते हैं आप इसको आसानी से, क्योंकि पेट्रोल प्लस कार आपके पास दोनों है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपका जो ड्राइव का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पेट्रोल नहीं होगा तो कार आपकी चल नहीं पाएगी, वो इलेक्ट्रिक कार की बात अलग है, लेकिन डीजल कार की बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पेट्रोल वाली कार को, तो पेट्रोल नहीं होगा तो कार आपकी चलेगी नहीं, अगर कार नहीं होगी तो पेट्रोल से आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब इसके अंदर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो कार की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, फॉल हो जाती है डिमांड। तो सीधी सी बात है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स, यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि अगर एक के प्राइस गिरते हैं तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है इंक्रीज होगी दूसरे की डिमांड, क्योंकि यहाँ पे अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो यहाँ पे कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। हमारे पास में मनी के जो फंक्शंस हैं अलग अलग हमने पढ़े थे। हमारे पास में प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, ये हमारे फंक्शंस होते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन हमारे पास में 3 इसके होते हैं, आगे मैंने दिखाया है यहाँ पे देखिए। हमारे पास में बेसिकली 2 प्राइमरी हैं, सेकेंडरी फंक्शन 3 होते हैं। हमारे पास में प्राइमरी फंक्शंस यहाँ पे हो गए मीडियम एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और यूनिट, यहाँ पे 2 फंक्शन हमारे पास में प्राइमरी हैं। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू या ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ये 3 फंक्शन यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा अगर कॉन्टीजेंट फंक्शन जिसको सप्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, तो ये हमारे पास में अलग अलग होते हैं, ये फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी की बात करी थी यहाँ पे, तो 2 फंक्शंस हो जाएंगे, 2 फंक्शंस आ दिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अब यहाँ पे आपसे SDR के बारे में पूछा गया है। SDR आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो SDR किसके प्लेस पे यहाँ पे यूज की जाती है, कमर्शियल पेपर्स के, गोल्ड के, CS के या कंपनी डिपॉजिट्स के। SDR जो होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे
पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेपर गोल्ड के फॉर्म में होते हैं, जिसको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स के लिए और इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके गोल्ड के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिशनली गोल्ड में रिजर्व रखा जाता था, गोल्ड में यहाँ पे किसी भी कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स किया जाता था, अब उसको SDR से किया जाता है। SDR के अंदर 5 करेंसी हैं, जिसको करेंसी ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये 5 करेंसीज के थ्रू SDR बनता है। ठीक है, जिसमें आपका डॉलर होता है, यूरो होता है, युआन होता है और येन होता है और आपका पाउंड होता है। तो ये 5 करेंसी इसके अंदर है SDR के अंदर, जिनसे किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। पहले ये ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में हम लोग कहते हैं ओल्ड टाइम में, तो ये आपके गोल्ड में फिक्स किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वो इंट्रोड्यूस बाय। थोड़ी देर पहले वेल्थ डेफिनेशन की हमने बात करी थी, तो वो एडम स्मिथ ने दी थी। वेलफेयर डेफिनेशन जो दी है वो हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टोटल इनपुट इज मैक्सिमम व्हेन। हमारे पास में टोटल इनपुट जब मैक्सिमम होता है कब? जब हमारे पास में मार्जिनल प्राइस यहाँ पे 0 होगा, मार्जिनल प्राइस इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्राइस इज डिक्रीजिंग, या मार्जिनल प्राइस इज कॉन्स्टेंट। अब मैंने आपको पूरे चार्ट के थ्रू भी बताया था, पूरे टेबल के थ्रू भी बताया था, टेबल बना के जो आप खुद से भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि हर स्टेप को आपको दिखेगा, पहले इनिशियली क्या हो रहा है, टोटल इनपुट पे क्या हो रहा है, मार्जिनल इनपुट मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, सब कुछ आपको दिखाया था। तो इसके अंदर जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि मार्जिनल प्राइस बेसिकली 0 होता है, तो उसमें टोटल इनपुट आपका मैक्सिमम होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डैश रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर वेदर देयर इज वन सेलर और देयर इज नॉट क्लोज सब्सिट्यूट द कमोडिटी सोल्ड बाय द सेलर। ये तो आप सभी को पता होगा, जहाँ पे आपका एक सेलर होता है और आपके जो प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्सिट्यूट आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसको हम लोग मोनोपोली यहाँ पे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का स्केल होता है, एक आपका इंटरनल होता है बेसिकली और एक आपका एक्सटर्नल होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब होता है जिसके अंदर हम एडवांटेज दैट ए कंपनी ऑब्टेन ड्यू टू द यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स। जो हम लोग अपने टेक्निक्स में चेंजेस कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमको इकोनॉमीज मिल रही है, इकोनॉमी मतलब होता है जिसके अंदर कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज़्यादा आपको हो रहा है, उसको इकोनॉमीज यहाँ पे बोलेंगे। तो कम पैसा लगा के, कम कैपिटल लगा के आप ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज। और उसके अलावा एक्सटर्नल इकोनॉमीज किसे बोला जाता है, आर द एडवांटेजेस दैट ए कंपनी ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो हमको एडवांटेजेस होते हैं वो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज के पार्ट में आता है। तो 2 तरीके का ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि रिलेटेड थे हमारे बिज़नेस इकोनॉमिक्स से, और ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स के हर एक एस्पेक्ट को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है 2-2, 3-3 क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे कि आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोर्स अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।